everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this second class of compilers, we are going to discuss two another phases of compilers, that is code optimization and intermediate code generation. ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो सोर्स कोड से देखिए डायरेक्ट हमारा क्या बनता है, अगर देखें हमें क्या दिख रहा है, टारगेट कोड दिख रहा है, दैट इज जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है। ठीक है, तो लेकिन इन बिटवीन देखिए नंबर ऑफ फेजेस हैं और इन बिटवीन हमारे पास एक इंटरमीडिएट कोड भी बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड। और ये कौन सी फेज होती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज होती है। अब देखिए जो इंटरमीडिएट कोड होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेराइटी ऑफ वेज, और हर वे के अपने अपने क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। दो तरीके हैं मेनली, देखिए हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन एंड लो लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। जो हाई लेवल कोड रिप्रेजेंटेशन होता है, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, वो क्लोज होता है सोर्स लैंग्वेज के। ठीक है, वो किसके क्लोज होता है, सोर्स लैंग्वेज के क्लोज होता है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो इजीली जनरेट कर पाते हैं सोर्स कोड से। और यहाँ पे हम जो भी मॉडिफिकेशंस अप्लाई करनी है कोड पे, ठीक है, वो भी कर पाते हैं, ताकि जो हमने लाइक कोड ऑप्टिमाइजेशन वाले स्टेप्स हैं वो करने हो तो वहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए तो वो भी इजी रहते हैं। कौन से रिप्रेजेंटेशन में, हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट होता है लो लेवल इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो देखिए ये क्लोज होता है, जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ये क्लोज होती है टारगेट मशीन के, वो जो सूटेबल बनाती है इसे किस चीज़ के लिए, रजिस्टर एंड मेमोरी एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन सेट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर हार्डवेयर के क्लोज है, मशीन के क्लोज है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं और ये अच्छी रहती है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस के लिए। ठीक है, जो भी ऑप्टिमाइजेशंस मशीन डिपेंडेंट होती हैं उनके लिए क्या रहेगी, ये सही रहेगी। और दूसरी तरफ देखिए जो इंटरमीडिएट कोड है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकता है और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है जैसे बाइट कोड होता है जावा में, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा तो हम क्या यूज़ करें, बेसिकली 3 एड्रेस कोड जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूज़ करते हैं और वो किसी भी लैंग्वेज में फिर हमारी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशंस हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे 3 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं बेसिकली, पोस्ट फिक्स नोटेशन, 3 एड्रेस कोड एंड सिंटेक्स ट्री। ठीक है, 3 चीज़ें रहती हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन, 3 एड्रेस कोड एंड सिंटेक्स ट्री। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स आ रहे हैं पहले एंड देन हमारा ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, जो ऑपरेंड्स हैं वो आ रहे हैं पहले। इनफिक्स क्या होता है, A+B, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पोस्ट फिक्स का AB+। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम डेटा स्ट्रक्चर्स में भी स्टडी करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट अगर दी हुई है तो देखिए इसे प्रेफरेंस देंगे 1 2 3। सबसे पहले ये हमारी सॉल्व होंगी, देन ये स्टार सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा एंड देन ये ना होगा 5th नंबर पे। तो अब देखिए कैसे रहेगा, AB-, सबसे पहले ये सॉल्व करें तो AB-, देन CD+, क्या आ जाएगा उसके बाद CD+, और उसके बाद क्या आ जाएगा AB-। अब देखिए 4th नंबर पे ये है, और ये क्या ऑपरेंड्स हैं, कौन से 2 ऑपरेंड्स हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऑपरेंड्स कौन से हैं, ये रहे। अब मल्टीप्लाई कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये दोनों, अब प्लस किन 2 ऑपरेंड्स के बीच में है, प्लस इन दोनों के बीच में है। ठीक है, एक ये ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है, दैट मीन्स एक तो ये ऑपरेंड है और एक ये वाला ऑपरेंड है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स नोटेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर इनफिक्स के लिए। अब देखिए ये भी हो सकता है कि यहाँ तो ब्रैकेट दी हुई थी, अगर ब्रैकेट ना दी हुई हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब सबको ही एक ही कंसीडर करते हुए करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई C+D + A-B। अब आपने क्या करना है, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है लाइक मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसको 1 2 3 सबसे पहले उन्हें देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बाकी प्लस और माइनस है सिर्फ, तो कोई इशू नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसका सेम नहीं आएगा, इसका डिफरेंट आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, BC मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए सेकंड, ये किसके बीच में है, एक तो ये ऑपरेंड हो गया और एक ये ऑपरेंड हो गया, दैट मीन्स A यहाँ आ जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 नंबर पे ये है प्लस। ठीक है, किसके साथ है, ये D के साथ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो ये ऑपरेंड हो गया और एक ऑपरेंड क्या है, D है, और साइन क्या आएगा, प्लस।
अब उसके बाद देखिए ए आएगा और फिर नेक्स्ट ऑपरेंड क्या है प्लस, अब नेक्स्ट क्या आएगा बी एंड देन वी हैव माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट कोड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन, 3 एड्रेस कोड एंड सिंटेक्स ट्री। अब 3 एड्रेस कोड भी क्या है, वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 एड्रेस कोड जब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कोई भी अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास तो हम उससे क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल किसमें एक्सप्रेशंस में, जो जिसमें हम मैक्सिमम क्या यूज़ कर रहे हैं 3 एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, b मल्टीप्लाई सी कैलकुलेट किया, देन उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो T1 है, T1 ऐड कर लिया, अब T2 में क्या ऐड कर दिया, d ऐड कर दिया। ठीक है, तो एट ए टाइम देखिए हम कितने एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, 3 एड्रेसेस मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। T1 फर्स्ट अगर एक्सप्रेशन देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो T1 B एंड C, T2 A T1। ठीक है, इस तरह से 3 एड्रेसेस मैक्सिमम हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, और इसमें हम कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स क्या करें यूज़ करें। ठीक है, इससे आगे फर्दर देखेंगे थोड़ा डिटेल में। उससे पहले देखिए थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन रहती है वो क्या रहती है, सिंटेक्स ट्री। तो देखिए सिंटेक्स ट्री में हम क्या करते हैं, इस तरह से ट्री बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेटर है उसे रूट पे ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी नोड्स हैं वहाँ पे हम जो भी हमारे आगे फर्दर ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स आ रहे हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि 3 एड्रेस कोड ले रहे थे, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर रहे थे, और सिंटेक्स ट्री के केस में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कोड आ रहा है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी हमारा एक्स है सपोज यहाँ पे इसे ले लिया, देन हमारे पास इज इक्वल्स टू आ गया। अब जो भी बाकी का एक्सप्रेशन है वो सारा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड है बीच में, और तो डिवाइड के ये लेफ्ट वाला हो गया, जो भी एक्सप्रेशन है ये राइट वाला हो गया। अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे तो प्लस वाला, इस तरह से ही आगे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाया है, सिंटेक्स ट्री की फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक टर्म यूज होती है DAGB। ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो इसी तरह से डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनता है। ये क्या है, डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड ग्राफ है, और एसाइक्लिक है, कोई भी साइकिल्स नहीं बन रही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी तरह से हमारा DAG दैट इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट होता है। अब देखिए रिप्रेजेंट देखते हैं 3 एड्रेस कोड की। अभी हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट कोड को किस किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 एड्रेस जो कोड होता है उसे कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशंस में हमारे पास आते हैं क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। ठीक है, तो इसके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है। तो देखिए क्वाड्रपल क्या है, बेसिकली कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्वाड से पता चल रहा है कि 4 फील्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ऑपरेंड, ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और रिजल्ट। देन ओप क्या आपका डिनोट कर रहा है, ऑपरेटर, R1 R2 2 ऑपरेंड्स हैं, और रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन एक अलग से फील्ड ले रहे हैं, दैट इज रिजल्ट। तो देखिए ये अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, T1 में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, -C कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनरी -C पहले, देन B मल्टीप्लाई T1 कर रहे हैं, देन इसी तरह से सभी एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ऑपरेटर है, देन आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और रिजल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कितने टोटल हम कर रहे हैं वो चीज़ें हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी एक्सप्रेशंस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये क्वाड्रपल है जहाँ पे हम 4 फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 एंड रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिपल्स। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस ट्रिपल्स के केस में हम एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अदर देन टेम्परेरी वेरिएबल्स क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, और 3 फील्ड्स यूज़ करेंगे जैसा कि यहाँ नेम से पता चल रहा है, ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, माइनस यूनरी -C। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया वो हमने कहाँ यूज़, ये यहाँ पे यूज़ कर लिया आर्ग्यूमेंट 1 की जगह। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिपल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे रेफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 में क्या आ रहा है 14, देन 1 में क्या है 15, 2 में क्या है 16। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स अलग से मेंटेन करें इनडायरेक्ट।
ठीक है, जिस तरह से हम लिंक लिस्ट में कर रहे हैं या इनडायरेक्ट लिंकिंग कर रहे हैं तो उस तरह से ही हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग से हमने क्या किया, यहाँ 0 में 14 है, 14 में यहाँ पे 15 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इनडायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 आपकी क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं 3 एड्रेस कोड की। ठीक है, 3 एड्रेस कोड की 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं और वो क्या क्या हैं, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। ठीक है, सिर्फ नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे कई बार नहीं भी पहुंचते हैं, सिंपली सिर्फ क्वेश्चन में इतना भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है कि ये चीज़ें भी याद रखनी है और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी याद रखनी है कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है, डिटेक्शन ऑफ अ लूप इन 3 एड्रेस कोड। तो देखिए अभी लूप को हमें डिटेक्ट करना पड़ता है, आगे ऑप्टिमाइजेशन में भी देखते हैं हम कि हमें लूप को डिटेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 एड्रेस कोड में हम किस तरह से लूप को डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए जब भी हम लूप ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें लूप को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कोप रहता है कि हाँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन के स्कोप्स रहते हैं, वो आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें, फॉर डिटेक्टिंग लूप वी यूज़ कंट्रोल फ्लो एनालिसिस यूजिंग प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। अब देखिए प्रोग्राम फ्लो ग्राफ के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बेसिक ब्लॉक। तो देखिए अगर अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, अब ये क्या है, प्रोग्राम है, सोर्स कोड है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, देखिए एक ये ब्लॉक हो गया, इसमें कुछ अलग से नहीं हो रहा है, देन इफ़ लिया हमने और यहाँ पे अब ये इफ़ में आ गया, देन एल्स में ये वाली चीज़ आ गई और वापस से ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अलग अलग से क्या बना लिए, बेसिक ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है, कोई भी सोर्स कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया, बेसिक ब्लॉक्स बना लिया। बेसिक ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस। ठीक है, ये एक बना लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का क्या बना लेते हैं, फ्लो ग्राफ बना लेते हैं बेसिकली, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि लूप्स कहाँ, जैसे अभी ये बनाया B1 B2 B3। ठीक है, B3 से हम वापस कहाँ जा रहे हैं, B2 पे जा रहे हैं, B3 से वापस यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, B3 से कहाँ जा रहे हैं, B2 पे ही जाना पड़ रहा है, B2 से फिर वापस B4 पे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो ये लूपिंग में जा ही रहे हैं हम। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि लूप एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिक ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे हम अलग अलग ब्लॉक्स बना लेते हैं, B1 B2 B3 B4 अलग अलग से ब्लॉक्स बना लिए, जिसके थ्रू अब क्या कर रहे हैं हम ये बना लेते हैं प्रोग्राम का फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे लूप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं आपसे यहाँ से, बेसिक ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक अप्रोच ऐसी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड की परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, कोड में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम रैंडमली कोड्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, कई चीज़ें अननेसेसरीली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जिस लेवल पे बनाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम स्कूल में कॉलेज में बच्चों को टीच कर रहे हैं तो कुछ भी इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, बच्चे भी बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स में, तो कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, इस तरह से कोड को करना पड़ता है, ताकि ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ताकि वो जो टाइम है, टाइम जो कॉन्स्ट्रेंट्स है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि वो रिड्यूस्ड रहे। ठीक है, कम टाइम में हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने। तो देखिए कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं हम अनवांटेड कोड लाइंस, और फिर रीअरेंज करते हैं जो भी हमारी बाकी की स्टेटमेंट्स बची हुई हैं। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ऑप्टिमाइज्ड कोड हैज़ फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, फास्टर होगी। कोड यूटिलाइज द मेमोरी एफिशिएंटली, मेमोरी को भी एफिशिएंटली यूज़ करेगा। अभी हमने अननेसेसरली कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और यूज़ कर नहीं रहे हैं कहीं पे भी, तो उन्हें जब डिलीट करेंगे तो मेमोरी भी हमारी सेव होगी। और कुछ ऐसी दी हुई हैं, सपोज लूप में कुछ अननेसेसरली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब उन्हें रिमूव करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से तो स्पीड भी फास्ट होगी। और ऑप्टिमाइज्ड कोड गिव्स बेटर परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली वो हमें क्या देगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए देखते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप देख लें कि कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इन्हें आगे समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो ये याद रह देंगे नाम। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ नाम देखेंगे, अगर सिर्फ नाम बता दूं मैं आपको तो क्या है, कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम के साथ साथ
क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर उस टेक्निक में होता है कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे, तो फिर वो टेक्निक क्या होती है लॉन्ग रन में हमें याद रहती है। तो देखिए कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन, ठीक है, कंपाइल टाइम पे जो इवैल्यूएशंस पॉसिबल हैं वो कर दी जाती हैं। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आएंगी, कांस्टेंट फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपेगेशन, दोनों चीज़ों को देखेंगे आगे। देन हमारे पास आता है डेड कोड एलिमिनेशन, कोड मूवमेंट, स्ट्रेंथ रिडक्शन एंड कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले आता है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन, ठीक है, कौन सी टेक्निक सबसे पहले देख रहे हैं हम, कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन। इसमें हमने देखा दो चीज़ें हैं, कांस्टेंट फोल्डिंग एंड कांस्टेंट प्रोपेगेशन। तो देखिए कांस्टेंट फोल्डिंग क्या कहता है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है कि हम फोल्ड कर दें कांस्टेंट्स को, किस तरह से, देखिए तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हम क्या कैलकुलेट करें, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करें सर्कल का, तो वो क्या होता है 2πr, ठीक है, तो उसे हम लिख सकते हैं पाई इंटू डायामीटर एज वेल, ठीक है, 2r को हमने क्या लिख दिया डायामीटर। तो देखिए 22/7 जब हम ले रहे हैं तो इसको क्या करेगा, ये टेक्निक जो क्या है कांस्टेंट फोल्डिंग, ये क्या करेगी, इवैल्यूएट कर देगी इस एक्सप्रेशन को 22/7 को कंपाइल टाइम पर ही, ठीक है, रन टाइम के लिए नहीं छोड़ेगी कि नहीं कोई बात नहीं रन टाइम पे अपने आप इवैल्यूएट होगा, मैं क्यों करूं, कंपाइलर सोचे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इसको क्या करेगा, इवैल्यूएट कर लेगा और इसका रिजल्ट को यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देगा, 3.14 से रिप्लेस कर देगा। अब देखिए ये रन टाइम क्या होगा, सेव होगा अब हमारा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दीज द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स द ऑपरेंड्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यूज एट कंपाइल टाइम आर इवैल्यूएटिंग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये टेक्निक क्या करेगी, जो अगर ऑपरेंड्स हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसे कंपाइल टाइम पर ही क्या करेगा, इवैल्यूएट करके रिप्लेस कर देगा जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है कांस्टेंट फोल्डिंग। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है कांस्टेंट प्रोपेगेशन। तो देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर 3.14 है, रेडियस की 10 दी हुई है, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर हमने ये यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज की हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये टेक्निक क्या करेगी, सब्सटीट्यूट कर देगी वैल्यूज पाई और रेडियस की कंपाइल टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये बन जाएगा कंपाइल टाइम पर ही, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 314, ठीक है, कंपाइल टाइम पर ही एरिया ऑफ सर्कल कंप्यूट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, सेव करेगा रन टाइम। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वो वैल्यूज हम यूज करेंगे, जो वैल्यूज तभी करेंगे जब ये वैल्यूज आगे फर्दर चेंज नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो देखिए if some variables has been assigned some constant values, then it replaces that variable with its constant value in the further program during compilation. The condition is that the value of the variable must not get altered in between, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वेरिएबल की वो आगे क्या है, चेंज नहीं हो रही होगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए द एक्सप्रेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड बिफोर एंड अपीयर्स अगेन इन द कोड फॉर कंप्यूटेशन। जो हमारा कोड है उसमें हम कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है जो पहले से कंप्यूट कर चुके हैं, अब वो दोबारा से अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है उसे, कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैल्यू कंप्यूट की है उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द कॉमन सब एक्सप्रेशंस। The redundant expressions are eliminated to avoid recomputation. The already computed result is used in the further program when required. तो देखिए यहाँ पे हम कंप्यूट कर रहे हैं, S1 कंप्यूट कर रहे हैं, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, एंड देन S2 है, देन S3 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई जे, ठीक है। इट्स नॉट सिमिलर टू S1, 4 मल्टीप्लाइड बाई जे है, देन वी आर कैलकुलेटिंग S4 विच इज सिमिलर टू S1, ठीक है। तो ये क्या है, रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और आगे देखिए कहाँ S4 का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे S1 से, ठीक है, और S4 को कंप्यूट ही नहीं करेंगे, ठीक है। S4 को कंप्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे S1 यूज़ किया हुआ है चलेगा, और यहाँ पे भी हम वापस से क्या यूज़ कर लेंगे, S1 कंप्यूट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। S4 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। नेक्स्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज कोड मूवमेंट। तो देखिए जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोड को मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो द कोड प्रेजेंट इनसाइड द लूप। ठीक है, जो लूप के अंदर प्रेजेंट है कोड, लेकिन उसके वहाँ पे इनसाइड द लूप होने से और या आउटसाइड द लूप होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उस वाले स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इनसाइड से आउटसाइड ले जाएंगे, आउटसाइड द लूप। So such a code unnecessarily gets executed again and again with each iteration of the loop। तो हर iteration के साथ वो unnecessarily execute होता चला जा रहा है, तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होगी रन टाइम पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे आउटसाइड द लूप रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक लूप लिया जहाँ पे जी हमारा क्या, जे क्या इंडेक्स है। तो देखिए जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, और जे की वैल्यू से यहाँ पे फर्क पड़ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इस वाले जो स्टेटमेंट है इसे हम क्या करेंगे, आउटसाइड द लूप ले जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ जो इंडेक्स वैल्यू है, ये वाला जहाँ पे भी इंडेक्स यूज़ किया होगा वहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे कुछ हम प्लस ए जे कर रहे हो तो फ़र्क पड़ेगा, अभी यहाँ पे वाई प्लस जेड ही ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आउटसाइड द लूप ले गए। नेक्स्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज डेड कोड एलिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऐसा कोड है जो कुछ काम ही नहीं कर रहा है बेसिकली, उसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। द स्टेटमेंट ऑफ द कोड विच ईदर नेवर एग्जीक्यूट्स और आर अनरीचेबल। ठीक है, कई बार ऐसा कोड होता है जो रीचेबल ही नहीं है, वहाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं रहे हैं, या कोई भी कोड ऐसा जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो या जिसकी आउटपुट कभी भी नहीं मिल रही है, तो उसे क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोड है जैसे i इज इक्वल्स टू 0 इफ़ i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर i 1 है तो a की वैल्यू क्या कर दो, x प्लस 5। तो i अगर 0 ही है और उसके बाद कोई ऐसा है ही नहीं कि हम i में इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं कि i की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइजेशन के बाद i इज इक्वल्स टू 0 हो गया सिर्फ। ठीक है, तो जो कोड एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा कभी भी, उसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो देखिए इस वाले टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, हेयर वी आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्रेशंस। सो दिस टेक्निक रिप्लेसेस द एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली ऑपरेटर्स विद द सिंपल एंड चीपर वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ क्या कर रहे हैं, उसकी रिड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है किससे, प्लस से। ठीक है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखते हैं तो जितना टाइम ये लेगा उससे काफ़ी कम टाइम लेगा 4 + 4 + 4 + 4। ऑल्दो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इवन देन जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम इसी से हो रहा है, अरिथमेटिक जो हो रहा है प्लस से हो रहा है। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर प्लस जो ऑपरेटर है आपका वो क्या होता है, काफ़ी उसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी कम होती है। मल्टीप्लाई जो होता है ये कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा टाइम लेता है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, a × 2 क्या हो गया, a + a। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्सपेंसिव या कॉस्टली ऑपरेटर्स हैं उसकी बजाय हमने क्या यूज़ किया, सिंपल एंड चीपर। तो देखिए ये है हमारी सभी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी देखी हमने, कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कोड मूवमेंट एंड डेड कोड एलिमिनेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिफरेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। और यहाँ पे उससे पहले हमने देखा डिफरेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 3 एड्रेस कोड के लिए, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। और इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन सी पॉसिबल हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन, 3 एड्रेस कोड एंड सिंटेक्स ट्री। ठीक है, तो इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी MCQs डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक सेशन में आपके लिए MCQs का बना दूंगी कंपाइलर्स का, जिससे आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए। ठीक है, और होपफुली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।